ऑलराइट, हाय एवरीबॉडी। तो आज हम लोग बात करना है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की। पानी के पानी का जो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि ये परसेंटेज ह्यूमिडिटी क्या होती है, जिसको आप लोग प्यार से रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बोलते हो। ये चीज़ होती क्या है, हम इस चीज़ को समझेंगे फ्रॉम अ इक्विलिब्रियम पर्सपेक्टिव। ठीक है, फ्रॉम अ इक्विलिब्रियम पर्सपेक्टिव। तो इमेजिन करो, आपने ना एक बाल्टी ली होती, ठीक है। आपने एक बाल्टी ली होती, ठीक है। यहाँ पे आपने छोड़ दिया होता पानी, और टाइम इक्वल टू जीरो पे हवा में कोई पानी था, इसके ऊपर कुछ हवा थी, इसके ऊपर कोई भी पानी नहीं था, ठीक है। टाइम इक्वल टू जीरो पे इस पर्टिकुलर रीजन में कोई भी पानी नहीं था, ठीक है। और मान लो यहाँ पे कोई गैस थी, सर्टेन गैस एट प्रेशर पी, ठीक है। और आपने यहाँ पे लगाया हुआ था एक बैरोमीटर। वेल, बैरोमीटर का काम क्या था? बैरोमीटर का काम था प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। अब आपने टाइम इक्वल टू जीरो पे सिस्टम को छोड़ दिया, ठीक है। और बोला जो हो रहा है होने दो, देखते हैं क्या होता है। और हम बहुत देर बाद आए है ना, इन्फानाइट टाइम बाद तो नहीं आए, बट कुछ सर्टेन एक दो दिन बाद बढ़िया आए और चेक किया कि अब प्रेशर क्या था ना। ये इन्फानाइट हम बोलते हैं इसलिए ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए इतने टाइम में, तो है ना। तो हम आए 3-4 दिनों बाद बढ़िया और चेक किया क्या प्रेशर उतना ही है। इंटरेस्टिंगली जो बैरोमीटर का प्रेशर था वो था पी एट टी इक्वल टू जीरो, बट वो था पी प्लस सम सम एक्स्ट्रा प्रेशर एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। लोग चौंक गए, भाई ये क्या हो गया, है ना, हमने तो एक्सपेक्ट किया नहीं था। तो चौंके हुए लोगों ने क्या किया, ये जो बाल्टी होती है ना यहाँ पे, ये जो बाल्टी होती है, इसका साइज चेंज करा, इसका साइज चेंज करा, इसके ऊपर जो गैस थी उसका प्रेशर बदला, बहुत सारे चेंजेस किए एट अ सर्टेन टेम्परेचर। इंटरेस्टिंगली इन लोगों ने पाया कि ये जो डेल्टा पी था ये सेम आ रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ आप क्या शेप ले रहे हो बाल्टी का, आप क्या प्रेशर ले रहे हो ऊपर गैस का, वगैरह वगैरह एट अ सर्टेन गिवन टेम्परेचर। ओके, नाउ ऑब्वियसली इस चीज को उन्हें एक्सप्लेन करना था, तो एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे बाद में आते हैं, पहले पार्ट लिख लेते हैं कि उन्होंने ऑब्जर्व किया गया। वी ऑब्जर्व्ड दैट irrespective of shape and size of container as well as the pressure of the gas above water, the value of delta P remained same। तो लोगों ने ये बोला कि ये जो चीज हो रही है ना, ये हो इसलिए रही है क्योंकि पानी जो है लिक्विड फॉर्म में, उसमें जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सब लोगों की जो वेलोसिटीज होती है या फिर आप बोलो एनर्जीज होती है वो सेम नहीं, है ना। हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था गैसियस स्टेट में कि कुछ इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ तो ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स या फिर इस केस में आप बोलो लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी जो एनर्जी होगी काफी हाई होगी। ये जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, इन लोगों ने बोला ये क्या करते होंगे, इवापोरेट कर जाते होंगे, है ना। ये क्या कर जाते होंगे, इवापोरेट कर जाते होंगे। और इनके इवापोरेशन की वजह से क्या होता होगा कि यहाँ पे ये गैस मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो क्या होगा, एट अ सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, एन आर टी बाई वी होता है। गैस मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इन लोगों ने बोला ये जो डेल्टा भी आ रहा है ना, आज से हम इसको नाम देते हैं। इन्होंने इसको नाम दिया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। इन्होंने इसको नाम दिया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, टर्म्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, डेल्टा पी आया कब था? ये आया था
एट टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इन्होंने ये भी साथ में पाया था कि ये डिपेंड नहीं करता है कि ऊपर गैस का प्रेशर क्या था, ये डिपेंड किसी और चीज पर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ करता है कि टेम्परेचर कितना था। इन्होंने पाया कि अगर टेम्परेचर बढ़ता था तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता था, टेम्परेचर घटता था तो वेपर प्रेशर भी घटता था, और टेम्परेचर अगर सेम है तो वेपर प्रेशर सेम रहता था। तो इसी चीज को उन्होंने नाम दे दिया वेपर प्रेशर, और यहीं से ना एक टर्म निकल के आया जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इन्होंने बोला रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी भी सर्टेन गैस सैंपल की होगी, उस गैस सैंपल में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कितना है, डिवाइडेड बाय उस सर्टेन सैंपल ऑफ गैस का जो टेम्परेचर है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में वेपर प्रेशर कितना है, टाइम्स 100। वेल, इस चीज को ना हम यहाँ पे रोक के थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ते हैं और इक्विलिब्रियम पर्सपेक्टिव से पढ़ के इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे हम लौट के आएंगे, ठीक है। इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे हम लौट के आएंगे। चलो अब बात करते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के बारे में। अभी तो हमने बात करी ऑब्जर्वेशन के बारे में, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम पर्सपेक्टिव से। तो देखो, सबसे पहले टाइम इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे कोई भी वेपर्स नहीं थी। अब क्या होगा, यहाँ से वेपर्स बनना शुरू होंगी, ऐसे उड़ना शुरू होंगी वेपर्स, है ना। तो क्या होगा, एक इवापोरेशन होगा। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे एक बार वेपर्स बन गई, इस पर्टिकुलर जगह पे कोई वेपर्स बन गई, कहने से उसमें भी अगेन सेम डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। कुछ गैस मॉलिक्यूल्स तो होंगे जो काफी कम एनर्जेटिक होंगे, कुछ होंगे जो काफी ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। ये जो ज्यादा एनर्जेटिक वाले हैं ये तो वापस कंडेंस होके आएंगे नहीं, बट ये तो आ सकते हैं ना। तो कहने से जैसे ही आपका गैसेस बनना शुरू हो जाएंगी ऊपर वाटर की, ये क्या करेगा, कंडेंसेशन भी करेगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया ना कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया के। ये जो यहाँ पे सरफेस एरिया होगा ना लिक्विड का, जहां से उड़ रहा होगा, इवापोरेशन का रेट जो होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली जो कंडेंसेशन का रेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O के। मतलब जितना जितना यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है। वेल, इससे हमें फर्क क्या पड़ता है, तो समझते हैं इसको। देखो हुआ क्या होगा। तो कहने से टाइम इक्वल टू जीरो पे, टाइम इक्वल टू जीरो पे जब पानी में वेपर्स थी ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, इवापोरेशन हो रहा होता, है ना। मस्त पानी जो होता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेट, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम। तो मैं बोल सकता हूँ टाइम इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा था, सिर्फ इवापोरेशन हो रहा होता, और उसका जो रेट है वो तो कांस्टेंट रहता, है ना, क्योंकि सरफेस एरिया फिक्स्ड है। लेकिन जैसे ही एक बार थोड़ा सा भी पानी का मॉलिक्यूल बन गया, तो कहने से जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल बनना शुरू होंगे वैसे ही स्टार्ट होगा कंडेंसेशन। तो जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते जाएंगे, कहने से यहाँ पे पानी की भीड़ बढ़ती जाएगी, और पानी की भीड़ बनने की वजह से क्या होगा, कंडेंसेशन भी बढ़ता जाएगा। कब तक ऐसा चलेगा, ये तब तक ऐसा चलेगा जब तक दोनों रेट्स बराबर ना हो जाए ना। और जैसे ही ये चीज हो जाएगी, कहने से उसके बाद इफेक्टिवली कुछ चेंज नहीं आएगा सिस्टम में। ये पानी यहाँ पे उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, साथ में ये नीचे भी गिरेगा नीचे भी गिरेगा, कंडेंसेशन करके चलेगा कब तक, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। अब जैसे ही दोनों बराबर हो जाएंगे उसी स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या होगा, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बनेगा हवा में, बढ़ेगा 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 हवा में, वैसे वैसे कंडेंसेशन भी बढ़ेगा। बढ़ते 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 एक टाइम आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और इस पॉइंट पे आते ही क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि अब फर्दर जितना H2O उड़ रहा होगा हवा में, उतना ही H2O हवा से नीचे पानी में गिर रहा होगा। तो इसी स्टेट को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ पे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गई होगी। और देखो इसका हमारे सामने लाइव एग्जांपल है ना दुनिया में। आप पानी की बोतल जो घर स्कूल से, सॉरी घर से स्कूल लेके जाते हो, उसमें यहाँ तक पानी है। तो कभी सुना है कि तुम्हारी बोतल में सिर्फ एवापोरेशन ही चल रहा था ना। हमको इफेक्टिवली पता ही नहीं चलता ना कि हमारी बोतल में चल क्या रहा था, क्योंकि होता क्या है, हमारी बोतल में इन वाटर वेपर्स का इक्विलिब्रियम आया होता है ना।
तुम्हारा जो पानी की बॉटल है उसमें पानी जो उड़ के क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम बना के बैठा रहता है ना। और यही जो सिचुएशन होती है ना, क्योंकि अब फर्दर तुम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं कर सकते हो हवा में, है ना। जब तक रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा था रेट ऑफ कंडेंसेशन से, तो कहने से हवा में पानी जा रहा होता, H2O का नेट इवापोरेशन हो रहा होता है ना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता, तो पानी ऊपर जा रहा होता, ऊपर जा रहा होता, ऊपर जा रहा होता, ऊपर जा रहा होता, कम कम होते होते यहाँ पे क्या हो जाता, बंद ही हो जाता। इसी स्टेट को हम बोलते हैं क्या, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं क्या, सिचुएशन ऑफ 100% ह्यूमिडिटी। 100% ह्यूमिडिटी। वेल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हवा में पानी फर्दर नहीं जा सकता है। अब हवा में फर्दर पानी नहीं जा सकता है। इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं क्या, 100% ह्यूमिडिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, 100% ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या है, नो H2O कैन फर्दर गो टू एयर। अब देखो, आमतौर पे जो 100% ह्यूमिडिटी की सिचुएशन है ना, ये सिर्फ क्लोज कंटेनर्स में आती है। ये सिर्फ क्लोज कंटेनर्स में आती है। आपकी बॉटल के अंदर आ जाएगी, बाल्टी के अंदर आ जाएगी अगर ऊपर से बंद है। धरती पे कभी ऐसी आती नहीं, इसलिए जब भी तुम देखो बारिश वगैरह होती है, तो ह्यूमिडिटी क्लोज टू 80% दिखाते हैं, कभी क्लोज टू 70% दिखाते हैं। कोस्टल एरियाज में 80 to 90% ऐसे दिखा रहे होते हैं रीडिंग्स में। बट कभी तुमने सुना है 100% ह्यूमिडिटी होगी? जिस दिन ही होगी ना, उस दिन समझ जाना हम लोग का गेम होने वाला है, हम लोग खत्म। 100% ह्यूमिडिटी होगी तो इंसान स्वेटिंग करके ना चीजें सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। एनीवे, ये था कुछ बेसिक्स। अब बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में कि ये चीज क्या होती है। तो एग्जैक्टली जब हम बात कर रहे थे कि तुम्हें बताते हैं मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट वाले कि आज ह्यूमिडिटी 80% है, आज इतनी है, तो होता क्या है देखो, आपके आसपास जो हवा होती है ना, ये हम इंसान है, हमारे आसपास जो हवा होती है इसमें थोड़ा बहुत पानी प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, इस पानी की एक सैंपल को कलेक्ट करते हैं। इस पानी के सैंपल में हम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O नाप लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली वेपर प्रेशर ऑफ H2O के कम ही होता है ना। ये वेपर प्रेशर क्या होता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर partial pressure of H2O at equilibrium. This is partial pressure of H2O at equilibrium, है ना, क्योंकि ये तो 100% ह्यूमिडिटी है। ये जो कंडीशन होती है ये कुछ लेस देन 100% की सिचुएशन होती है ना। जैसे आपको एक एग्जांपल कराता हूँ। मान लो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O था इन अ कंटेनर, वो था लेट्स से 20 mmHg एट 25 डिग्री सेल्सियस। और आपसे पूछा था फाइंड परसेंटेज या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट दिस टेम्परेचर। आपको गिवन ये है कि जो वेपर प्रेशर होता है H2O का एट 25 डिग्री सेल्सियस, वो होता है 23.2 mmHg। ठीक है। अच्छा, इसी चीज को ना हम एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। वेपर प्रेशर एट 100% ह्यूमिडिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, है ना। क्योंकि ये पानी की वजह से आया ना। तुम खुद सोचो, हमने जब स्टार्टिंग में बात करी, ये एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ से आया, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर था वो कहाँ से आया, ये तो पानी से ही आया ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो मान लो ये था पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O 25 डिग्री पे 20 mmHg। अब इस 25 डिग्री पे 100% ह्यूमिडिटी तो आई नहीं होगी, 100% ह्यूमिडिटी वाला तो ये भाई साहब है। आप बोलोगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ H2O टाइम्स 100, विच बिकम्स 20 mmHg बाय 23.2 mmHg टाइम्स 100। देखो mmHg कट गया, ये कितना आ जाएगा। तो आप लोग करो उसको, तब तक मैं अपना हथियार से
बताता हूँ, 20 डिवाइड बाय 23.2, दिस कम्स आउट टू बी रफली 86%। दैट्स योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यही चीज़ें होती हैं जो आपको दिखती हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा, है ना। आपने देखा होगा जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ आसपास क्या होता है, समुद्र होते हैं, तो वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत होती है ना, इसलिए पानी उड़ उड़ के हवा में पहुंच जाता है। इसलिए वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है तुम्हें रिफ्लेक्स 70% 80% दिखती है। जैसे मुंबई हो गया ना, उड़ीसा हो गया, काफ़ी ह्यूमिड एरियाज है। यहाँ पे एसी वगैरह चलाने पड़ते हैं आपको ना। आपकी बॉडी से जब स्वेट निकलता है, एसेंशियली होता क्या, इंसान है, इंसान जब स्वेट करते हैं तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इंसान के शरीर से उड़ के हवा में चले जाते हैं। इनके जाने की वजह से हमको, हमारी जो बॉडी है वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें एटमॉस्फेयर से क्या मिलेगा, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, हमारी बॉडी को इसका एडवांटेज मिलेगा। तो हमारी जो बॉडी है वो हीट लूज करती है इसके द्वारा, है ना। और इसी वजह से क्या होता है, पानी हमारे शरीर से निकलकर हवा में चला जाता है, तो हमारी बॉडी से पानी हीट लेके जाता है। और यही हीट लेके जाने से वजह से क्या होता है, हम ठंडे होते हैं। लेकिन मान लो हवा में ऑलरेडी 90% सेचुरेशन आ रखा है, पानी भर भर के पानी पड़ा हुआ है, तो हमारी बॉडी से क्या होता है, पानी ऊपर जा नहीं पाता है। तो ये इसलिए डिजास्टर्स होते हैं काफी। एनीवे, अगर इसके इक्विलिब्रियम पर्सपेक्टिव की बात करें हम लोग, तो जो H2O लिक्विड है इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस। बेसिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम हम जानते हैं, इसका केपी हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, दैट्स इट। चाहिए जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O है कब का है, एट इक्विलिब्रियम वाला है, तो ये इसका केपी हो गया। जिन लोगों ने अभी तक इक्विलिब्रियम पढ़ा नहीं है, इस पार्ट को आप स्किप मार सकते हो, बट हमने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है। हमने वहाँ पे एक इक्वेशन पढ़ी थी कि किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, हम उसके ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि log K2 बाय log K1 होता है माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। ये जो K2 और K1 है ये क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं टेम्परेचर T2 और टेम्परेचर T1 पे। अब यहाँ पे हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो तो पार्शियल प्रेशर H2 के बराबर ही है ना। इसको बाय द वे बोलते हैं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। और H2O लिक्विड से आपको जब H2O गैस में जाना होता है, आपको क्या लगता है, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन लगता है ना। तो अगर हम अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ चिपका दें, व्हाट वी गेट इज log वेपर प्रेशर एट T2 डिवाइड बाय वेपर प्रेशर एट T1। ये पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा ना इक्विलिब्रियम पे, और वही हो जाएगा Kp के बराबर। तो यहाँ पे मैं K को रिप्लेस कर देता हूँ सीधा, will become equal to minus delta H of vaporization by 2.303 R 1/T2 minus 1/T1। इसको लोग बोलते हैं क्लॉसियस केप्रॉन इक्वेशन। इसमें ऑब्वियसली कुछ अजम्पशंस माने हुए हैं, जैसे इस पर्टिकुलर टर्म को हमने कांस्टेंट माना हुआ है, उससे आती है इक्वेशन। अब देखो, अगर हमें ली शैटलर प्रिंसिपल ऑलरेडी पता है, हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसका एक्सटेंट बढ़ता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, H2O से H2O गैस की साइड शिफ्ट आएगा, लिक्विड से गैस की साइड शिफ्ट आएगा। जो Kp है वो बराबर है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ H2O के। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, Kp बढ़ेगा, इसका मतलब है वेपर प्रेशर भी क्या बढ़ेगा ना। और ये इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं हम लोग। आप इस इक्वेशन में टेम्परेचर का ज्यादा करेंगे, ये वाला पार्ट हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला पार्ट ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वेपर प्रेशर 2 वेपर प्रेशर 1 से बड़ा आएगा, है ना। बेसिकली अगर आपको दिया हुआ log x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है x ग्रेटर देन 1 है। ये जो पार्ट है नेगेटिव आएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो ये बात है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ना यहाँ पे, वो ये है कि वेपर प्रेशर जो है, ध्यान देना, वेपर प्रेशर इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड नॉट ऑन शेप, साइज
ऑफ द कंटेनर। मतलब क्या है? अगर मैंने एक बहुत बड़ी बाल्टी ली और इसमें नापा प्रेशर, वेपर प्रेशर पानी का, और एक छोटी बाल्टी ली, मैंने इसमें नापा वेपर प्रेशर, तो दोनों में सेम आएगा, इसमें भी पी आएगा, इसमें भी पी आएगा। एंड ऑब्वियसली बात है, देखो यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम छोटी है, यहाँ पे वॉल्यूम बड़ी है, तो यहाँ पे हवा में गैशियस मोल ज्यादा होंगे ना। यहाँ पे अगर मैं बोल दूं NH2O, यहाँ पे बोल दूं NH2O डैश, NH2O जो है वो ग्रेटर देन N डैश H2O होगा। मतलब यहाँ पे मोल ज्यादा होंगे इसके कंपैरिजन में, बट दोनों में जो प्रेशर है वो एकदम ही सेम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है हमको। तो एनीवे, दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज वेपर प्रेशर। अब हम नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे हाइड्रोस्कोपिक डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स वगैरह के आपको इक्विलिब्रियम दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करें।